नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अकड़। सुहानी, जरा मेरी बात तो सुनो। सुहानी, लेकिन सुहानी तो अपनी ही धुन में सिर झुकाए चली जा रही थी। उसके पास से गुजर रहे एक राहगीर ने उसे रोकते हुए कहा, मैडम, आपको कोई बुला रहा है। सुहानी जैसे सोते से जागी। कौन बुला रहा है? वो सामने पेड़ के नीचे कोई खड़े हैं, वो आपको आवाज़ दे रहे हैं। सुहानी ने घूर कर देखा तो उसे सुमित पेड़ के नीचे खड़ा दिखाई दिया। उसको देखते ही सुहानी चौंक गई। सुमित केस के सिलसिले में कोर्ट आया होगा। भला मुझसे क्या काम आन पड़ा जो बरसों बाद आज मुझे आवाज़ दे रहा है। मन ही मन सोचते हुए चलो चलकर देखते हैं, शायद कुछ आखिर क्या बात है। यह सोचते हुए पेड़ के नीचे पहुंच गई। सुहानी को देखते ही तेज में, ओह, बड़ी अकड़ है तुझमें, आज भी तेरा घमंड नहीं गया। सुमित, पहले तो यह बताएं मुझे आवाज़ क्यों दे रहे थे। रही बात अकड़ की, तो ना मुझ में अकड़ है और ना कोई घमंड है। मैं तो अपनी ही सोच में डूबी हुई जा रही थी। बड़ी आई सत्यवादी, सफाई पसंद। मिस्टर, सुनिए, मैं आपकी खरीदी हुई कोई दासी नहीं हूँ जो तुम्हारी इस तरह की बदतमीजी को बर्दाश्त करूँ। अकड़ तो तुम्हारी आज तक नहीं गई। तुम जैसे कल थे वैसे आज भी हो। मिस्टर सुमित, अपने मतलब की बात करिए। तो चलो मुद्दे की ही बात कर लेते हैं। तुम मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस क्यों नहीं दे रही हो? तुम कुंडली मार कर उस पर बैठी हो। मेरी प्रॉपर्टी सीधे तरह से मुझे ट्रांसफ़र कर दो। मेहनत मैं करूं और तू ऐश करे। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो मैं तुझे देख लूँगा दांत पीसते हुए। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुहानी ने बड़ी शांति से कहा, जो भी लेना है कोर्ट से लीजिएगा। मैं कुछ नहीं जानती। मैं भी तो बरसों से कोर्ट की खाक छान रही हूँ। क्या आपने कभी संज्ञान लिया? आज किस हक से मुझसे प्रॉपर्टी मांग रहे हो? उस पर तो मेरा भी हक है। फिर क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। मैं क्या बात करूं? ज़िंदगी तो तुमने मेरी खराब की है, और आगे क्या कहूं। सुहानी कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन अपने आसपास भीड़ को इकट्ठा होते देखकर सुहानी अपने वकील की तरफ मुड़ते हुए बोली, शर्मा जी, चलिए चलते हैं। अगली तारीख पर मुलाकात होगी। शर्मा जी अपने रास्ते गए। सुहानी ने कोर्ट से बाहर निकलकर सामने से गुजर रही लोकल बस को देखते ही झट से बस में चढ़कर पीछे की सीट खाली देखकर उस पर बैठ गई और सीट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। वह कुछ पल अपने मन को सुकून देना चाहती थी ताकि अपने मन को समझा सके, मन में उमड़ते घुमड़ते हुए तूफानों को शांत कर सके। सुमित की तरफ से दायर किए गए केस के सिलसिले में सुहानी को कोर्ट आना पड़ा था। सुमित ने तलाक और प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस दायर किए थे। लोअर कोर्ट से जीतने के बाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था। आज उसी सिलसिले में दोनों हाई कोर्ट आए थे। सुमित, तुम जहां भी जाते हो बखेड़ा खड़ा करने से बाज नहीं आते हो। आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी है मुझसे? तुम मुझे क्यों इतना परेशान करते हो? मेरी तकलीफ हो को और बढ़ाते हो। प्लीज़ सुमित, बंद करो यह सब, मुझे चैन से जीने दो। वह मन ही मन बुदबुदाई। हेलो सुहानी, पढ़ाई के साथ तुम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छी हो। तुम्हें अन एक्टिविटीज भी भाग लेना चाहिए। तुम सिर्फ लेखन और नाटक में ही पार्टिसिपेट करती हो, जबकि तुम्हारी आर्ट और म्यूजिक भी इतनी अच्छी है। वाओ, दैट्स ग्रेट। ऐसा बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। इतनी खूबियाँ किसी एक इंसान में हो, उसकी तारीफ में मोहर लगाते हुए उस युवक ने कहा, साहित्य मेरा पसंदीदा विषय है और लिखना, प्ले करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मेरी तारीफ के लिए आपका शुक्रिया, कहकर अपनी दोस्त प्रिया का हाथ पकड़कर कैंटीन से बाहर चली गई। वह सुदर्शन व्यक्ति, मनमोहक हाव भाव, आंखों की अजीब सी कसित चाल, मदमस्त हाथी की तरह बिल्कुल हर फन मौला मस्त टाइप का इंसान। पता करने पर मालूम हुआ उसका नाम सुमित है। उसने इसी साल कॉलेज में एडमिशन लिया है। कॉलेज में वार्षिक उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। उसमें सभी लोग किसी न किसी एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे थे। सुहानी भी एक प्ले कर रही थी। उसमें प्ले के अनुरूप एक नायक की आवश्यकता थी। उसने कई लोगों को देखा और बात की, लेकिन वह छवि उसे नहीं दिखाई दी जैसा एक नायक में वह चाहती थी। सुमित को युगल गाने के लिए एक फीमेल साथी की ज़रूरत थी जो उसके साथ सही तरह से गा सके। वह सुहानी को लेना चाहता था या
यह कहें कि वह उसके दिमाग पर इस कदर छाई थी कि वह किसी के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। हाँ, यह आग शायद दोनों तरफ लगी थी। सुहानी को इसके लिए कैसे मनाया जाए, उसने सोचा। क्यों ना प्रिया से बात की जाए। सुहानी से बात कैसे कहें, यह बात उसको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि सुहानी अपने प्ले में ही बिजी रहती थी। सुहानी को मनाने का काम सुमित को ही सौंपा गया। सुमित ने भी चैलेंज लेते हुए, मैं कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर में कैंटीन में सुहानी अपनी सहेलियों के साथ आई। मौका देखकर कैंटीन वाले को चाय समोसे का ऑर्डर देते हुए सुमित सुहानी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। कोई कुछ बोलता है इससे पहले ही चाय समोसा टेबल पर आ गए। सबके साथ में उसने सुहानी को भी चाय और समोसा के लिए आमंत्रित किया। चाय को सिप करते हुए सुमित ने कहा, मुझे बात घुमा फिरा कर करनी नहीं आती, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको एतराज़ ना हो तो हम युगल गीत गाना चाहते हैं। क्या आप मेरे साथ युगल गीत गाएंगी? यह मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप मना मत कीजिएगा। इतनी बेबाकी से बात करते हुए आंखों में लहराती हुई प्यार भरी कशिश को देखकर सुहानी उसकी बातों से इम्प्रेस हो गई। फिर भी सुहानी थोड़ा भाव दिखाते हुए सुहानी मुस्कुराकर, वैसे तो मुझे समय नहीं है, फिर भी मैं देखूंगी। वैसे मुझे प्ले के लिए एक कैरेक्टर की तलाश थी जो मुझे अभी तक मिल नहीं पाया, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। सुमित भी मौके की तलाश में था। सुहानी की बात सुनकर बोला, अरे सुहानी, देखना क्या है, तुम हाँ बोलो, आज ही लास्ट डेट है नाम देने का। तुम मेरे साथ युगल गीत गाओगी? देखो सुहानी, मुझे निराश मत करना। तुम्हारे प्ले के लिए जिस कैरेक्टर की तलाश है उसमें तुम मुझे ले सकती हो। मैं खुशी खुशी वह प्ले करने को तैयार हूँ। बस फिर क्या था, दोनों की मुराद पूरी हो गई। सुमित की बातों में गजब की कसिक थी। चाहकर भी सुहानी मना नहीं कर पाई, यूँ कहो स्वयं उसका भी मन था। उसने मुस्कुराते हुए हामी भर ली। अब तो हर दिन उन दोनों का मिलना होने लगा। दोनों एक साथ प्रैक्टिस करते, उनका काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बीतने लगा। इसके चलते मैं कहूँगी वो इतना खो गए, अब एक पल की दूरी भी सह नहीं पाते। सुमित और सुहानी की पीएचडी का 4th ईयर था। सुमित कुछ देर भी दिखाई न पड़ता तो वह उदास हो जाती। उसकी निगाहें बस सुमित को ही ढूंढती रहती और सुमित को देखते ही जैसे उसकी जान में जान आ जाती। एक बार किसी वजह से सुमित 2 दिन कॉलेज नहीं आ सका। सुहानी बेचैन हो गई। उसने फ़ोन भी नहीं किया कि वह क्यों नहीं आया। सुहानी ने उसके दोस्तों से पूछा तो उन्हें भी नहीं पता था। पूरे कॉलेज में सब जगह सूना सूना लगता था, जैसे सुमित के बिना दुनिया ही नहीं है। सुहानी ने कई बार सुमित को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ गया। सुमित की चिंता में वह खुद बीमार हो गई। जब सुमित कॉलेज आया तब उसे सुहानी की कहीं भी दिखाई नहीं दी। वह चिंतित हो उठा, सुहानी आखिर कहाँ गई, कॉलेज क्यों नहीं आई? जब उसे कुछ पता नहीं चला तब उसने सुहानी की सहेली प्रिया से पूछा। प्रिया ने उसे बताया, तुम्हारे न आने की वजह से वह बहुत परेशान हो गई, इसी फिक्र में खुद बीमार हो गई। इसमें परेशान होने वाली क्या बात थी, वह मुझे फ़ोन कर सकती थी। सुहानी ने फ़ोन भी नहीं किया। सुहानी ने तुम्हें फ़ोन किया था, लेकिन तुम्हारा फ़ोन नॉट रीचेबल जा रहा था। ओह सॉरी, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर पाया था। सच में प्रिया, सुहानी भी बहुत परेशान हो गई होगी। हाँ सो तो है, वह परेशान नहीं पागल हो गई तुम्हारे लिए। प्रिया ने शरारत से गोल गोल आंखें घुमाते हुए मुस्कुरा कर बताया। इस बात से सुमित को बहुत दुख हुआ और अपनी गलती का एहसास भी हुआ। वह सुहानी को देखने और उससे मिलने के लिए आतुर हो गया। उसने प्रिया के साथ उसके घर जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन प्रिया ने मना करते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात कराती हूँ। प्रिया ने फ़ोन लगाया, फ़ोन सुहानी ने ही उठाया। प्रिया ने जब बताया, सुमित तुम्हें पूछ रहा है और तुमसे बात करना चाहता है, तब सुहानी भी व्याकुल हो। अजीब, सुहानी लाइन पर है। यह जानते ही सुमित ने तुरंत फ़ोन ले लिया और सुहानी से बात की। बात करके दोनों को बहुत खुश हुए। एक दूसरे को दूसरे दिन मिलने का वादा कर फ़ोन रख दिया। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तब जाकर उनके मन को करार मिला। उन्हें लगता था कि 5 दिन यही भर थम जाए। सूर्य देवता यूं ही आसमान में अपनी आभा बिखेरते रहें और चंदा मामा रात्रि की काली माँ को अपने आगोश में ना समाने पाए। इस दिन की कभी शाम ही ना हो और दोनों ही एक दूसरे को बैठकर यूं ही देखते रहें। आंखों ही आंखों में प्यार के
लहराते सागर में होले होले समाते रहें। सुहानी, इस प्यार का रस इतना मीठा कैसे होता है? इसका नशा तो किसी शराब के नशे से भी अधिक होता है, जो इंसान को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचता है। और उसका सुरूर किसी महंगी ब्रांडेड शराब में भी क्या होगा? यह वह जादू है जो सर चढ़कर बोलता है। कुछ ऐसा था उनका प्यार। सुमित को गाने का बहुत इंटरेस्ट था, वह हमेशा गुनगुनाया करता था, सुहानी डियर, 4 दिन बाद से सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी है, क्यों ना हम एक गाना तैयार करके उन सीनियर्स को समर्पित करें। यह तो बहुत ही अच्छा विचार है। तुम्हारे हिसाब से कौन सा गाना होना चाहिए? मुझे तो यह गाना बहुत पसंद है। कौन सा सॉन्ग? मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। सच सुहानी, यह तो बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। चलो हम इसकी तैयारी करते हैं। फेयरवेल पार्टी में उन्होंने युगल गीत गाना शुरू किया। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। गाने के बोल सुनते ही पूरे हॉल में स्तब्धता छा गई और गाना समाप्त होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनको बेस्ट ड्यूट सॉन्ग का प्राइज से नवाजा गया। उनकी आवाज़ में इतनी मिठास भरी कशिश थी कि हर कोई उस आवाज़ का मुरीद हो गया। अब तो हर प्रोग्राम में दोनों की सहभागिता होने लगी। इसी के साथ साथ सुमित और सुहानी के दिल और भी नज़दीक आते चले गए। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे, उनके बिना एक दूसरे का अस्तित्व ही नहीं था। उनको पूरा कॉलेज जानने लगा था। उनके प्यार की चर्चा सबकी जुबान पर थी। एक दिन सुहानी बहुत उदास थी। सुमित ने उदासी का कारण पूछा तो सुहानी ने बताया, घर में मेरी शादी की बात चल रही है। कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है? सच समझकर तैयार हो जाना हलाल होने के लिए, शरारत से सुमित ने कहा। सुमित के मुंह से इतना सुनते ही सुहानी नाराज होकर उठकर चल दी। सुहानी को नाराज होते हुए देखकर सुमित ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, डियर, क्या बात है? तुम नाराज हो गई मेरी बात से? तो फिर क्या करूं? यहाँ टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा? तुम यहीं पर बस बातें ही बनाते रहना, मैं घर जाती हूँ। नाराज होते हुए अपने कंधे पर से हाथ उठाने की कोशिश करने लगी। इस प्रयास में उसकी आंखें डबडबा कर छलक आईं। सुमित उसका आंसुओं भरा चेहरा अपनी हथेली में उठाते हुए, तुम चिंता क्यों करती हो? वह कल आएगा ना, लेकिन मैं आज ही तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारे पापा से तुम्हें मांग लूँगा। अब तो खुश हो जाओ ना मेरी जान। कहते हुए उसने अपने सीने से लगा लिया। सुमित की बात सुनकर सुहानी की आंखों में चमक आ गई। सुहानी के सीने में फिर छुपाए हुए ही वह खुश होते हुए, तुम सच कह रहे हो सुमित? तुम आओगे ना? हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। तुम आज शाम को मेरा इंतज़ार करना। शाम को सुहानी बड़ी बेसब्री से सुमित के इंतज़ार में पलक पावड़े बिछाई थी। सुमित ने अपना वादा पूरा किया। शाम होते ही सुहानी के घर जा पहुंचा और सुहानी के पापा से शादी की पेशकश की। पापा ने भी जब जाना कि वह शहर के अच्छे प्रतिष्ठित परिवार का बेटा है और सुहानी को बेइंतहा प्यार करता है, एक पिता को और क्या चाहिए? एक बेटी को प्यार करने वाला और सारी खुशियां देने वाला लड़का घर बैठे ही मिले तो फिर ना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यह सब कुछ देख सुनकर उन्होंने भी बिना कुछ कहे हाँ कर दी। बस फिर क्या, दोनों परिवारों की सहमति से सुहानी और सुमित का ब्याह बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया। दोनों के दिन हंसी खुशी और प्यार की गहराई में गोते लगाने लगे। इसी बीच सुहानी 2 बच्चों की मां बन गई। सुहानी को किसी तरह की परेशानी नहीं थी। वह हर तरीके से अपने परिवार और अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। समय बदला और सुमित ठेकेदारी के चक्कर में नेताओं का साथ हो गया। इस वजह से उसे सरकारी ठेके मिलने लगे। उसकी महत्वाकांक्षा उड़ान भरने लगी और वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा। सरकारी ठेके लेन देन के चक्कर में हर तरह के उल्टे सीधे काम भी करने लगा। ऊंचे तक पहुंच बनाने के लिए वह साम दाम दंड भेद के माध्यम से सामान्य कार्यों को भी असामान्य तरीके से सर्वसुलभ कराने लगा। कुछ उच्च महत्वाकांक्षा और ऊंची रसूखदार लोगों से ताल्लुक़ रखने के कारण गलत कार्यों को भी सही समझने लगा। उसकी नज़र में कुछ भी गलत नहीं था। हर चीज़ उसके लिए सामान्य और सुलभ होनी चाहिए। गलत संगत के कारण अवगुण उसमें समाहित होने लगे। ठेकेदारी में ही उसका संबंध हर तरीके के लोगों से हो गया। अब वह देर
से घर आने लगा, शराब भी पीने लगा। इसके अलावा उसके अंदर और भी बुराइयां धीरे धीरे घर बनाने लगी। इन बुराइयों का वह आदी होने लगा। इन सब बातों में उसे कुछ भी गलत नहीं नजर आता। गलत संगत के कारण उसके संबंध गलत लोगों से बनने लगे। कहते हैं गलत तरीके से कमाई लक्ष्मी अधिक दिनों तक नहीं टिकती। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा गलत कामों में ही स्वाहा होने लगा। सुहानी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमित तो समझने का नाम ही नहीं लेता था। वह दिन पर दिन चिड़चिड़ा होने लगा। वह सुहानी की टोका टाकी के कारण वह सुहानी को ही भला बुरा कहने लगा। कई कई दिन वह घर से बाहर रहने लगा। ऐसे में सुहानी छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाए, क्या करे। जब बुरा वक्त आता है तो हमारी अच्छाई भी लोगों को गलत लगने लगती है। इंसान के अच्छे काम को भूलकर उन्हें गलतियों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखते हैं। कल तक जो अपने साथ थे, बुरे वक्त में हमारे साथ में खड़े होना नहीं पसंद करते। यही सुहानी के साथ भी हुआ। सुमित की गंदी आदतों की वजह से उसके परिवार वाले उसका साथ नहीं देते थे। ऊंचे लोगों से संबंध होने की वजह से उसके मुंह पर उसे गलत भी साबित नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके गलत कार्यों को सही करवाना सुमित का ही काम था। कुल मिलाकर उसका विरोध करने का साहस किसी में नहीं था। व्यसनों में लिप्त होने की वजह से और अपने काम में पूरा समय नहीं दे पाता था। सुहानी जब भी घर खर्च के लिए पैसे मांगती तो वह मना कर देता। आए दिन वह मारपीट करने लगा। सुमित को देखते ही बच्चे डर से सहम जाते। एक दिन सुहानी के बेटे आलोक का एक्सीडेंट हो गया। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सर में काफ़ी चोट थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, जिसके लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी। सुहानी के पास उस समय इतने रुपए नहीं थे। उसने सुमित को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन नॉट रीचेबल जा रहा था। उसने सुमित के मित्र को फ़ोन किया तो मालूम हुआ वह किसी काम से फार्म हाउस गया है। सुहानी सीधे फार्म हाउस पहुंच गई। गार्ड ने उसको अंदर जाने से बहुत रोका। सुहानी इतनी परेशान थी कि उसने गार्ड की किसी बात पर ध्यान न देकर सीधे सुमित के कमरे में पहुंच गई। कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। सुमित दोस्तों के साथ शराब और शराब की पार्टी के साथ रंगरलियां मनाई जा रही थीं। यह नज़ारा देखने के बाद एक पल को भी ठहरना कठिन हो गया। सुहानी गुस्से में, दुख और दर्द से कराहती हुई सीधे हॉस्पिटल पहुंची। वहीं से उसने अपने पापा को फ़ोन कर आलोक की हालत ख़राब होने की सूचना दी। खबर पाते ही पापा दौड़े चले आए। बिना कोई देर किए ऑपरेशन के लिए पैसा जमा करा दिए। सुहानी के साइन करते ही ऑपरेशन शुरू हो गया। सुहानी ने जो देखा वह दर्द, दुख और सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऊपर से बेटे का इस हाल में होना, यह सब कुछ इतना अप्रत्याशित हुआ। वह किसी भी स्थिति को भूल नहीं पा रही थी, ना अपने मन को समझा पा रही थी। बस इस वक्त तो उसके दिमाग में बेटे की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना ही कर रही थी। आलोक का ऑपरेशन सफल हो गया। वह शीघ्र ही अच्छा हो जाए। सुहानी को एकाएक फार्म हाउस में देखकर सुमित भौचक्का रह गया और अपनी चोरी पकड़ी जाने के भय को दिल से निकालने, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वह सुहानी को नीचा दिखाने के लिए मन ही मन सोचने लगा, ऐसे कौन से सवाल करूं ताकि सुहानी मुझसे कोई सवाल न पूछे। उलट उसको ही गलत साबित करके अपनी गलतियों पर पर्दा डाल सकूं। इंसान जब पाप करता है तो उस बात को दबाने के लिए वह गलतियों पर गलतियां करता चला जाता है। उसके पापों का बोझ इतना बढ़ जाता है तो वह स्वयं उसके लिए या भगवान के लिए भी असहनीय हो जाता है, जिसे ईश्वर भी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं रह जाता है। आलोक का ऑपरेशन सक्सेस हुआ। उसे ऑपरेशन थिएटर से निकालकर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। सुहानी अभी घर आई ही थी, तब तक सुमित गुस्से से तमतमाता हुआ आ धमका। सुहानी को देखते ही चिल्लाया, मेरी जासूसी करती फिरती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जासूसी करने की? सुमित, मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूं? मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें फ़ोन किया, तब तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा और मुझे मालूम हुआ तुम फार्म हाउस में हो। मैं तभी फार्म हाउस पर जा पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही तुम्हारा असली रूप मेरे सामने आ गया। अभी तक तो मैंने सुना ही था, अब तो मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया है। अब उसके लिए तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। मुझसे ज़्यादा तो तुम स्वयं समझदार हो। मैंने तो तुमसे प्यार किया था। सुहानी की एक एक बात उसके कानों में
गर्म शीशे की तरह उबल रही थी। सुहानी जितना सच्चाई की परतें खोल रही थी, वह उतना ही ज़्यादा स्वयं को जलील महसूस हो रहा था और इस जलालत से उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। बस वह चीखा, तुम बहुत बोल चुकी हो। तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति को भला बुरा कह रही हो? अपने पति की इज्जत करना तो दूर, सरासर बेइज्जती करती जा रही हो। तभी मैं कहता हूँ कि औरत की बुद्धि नहीं होती, उनका दिमाग घुटनों में होता है। अरे बेवकूफ़ औरत, जो स्त्री अपने पति की इज्जत नहीं कर सकती है, वह घर परिवार क्या खाक चला पाएगी? मुझे ऐसी पत्नी की कोई ज़रूरत नहीं है। दरवाजे पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। सुमित की बातें सुनकर सुहानी तो सिसकते हुए, तुम मेरे सुमित तो नहीं हो सकते। तुम जो कभी होते थे मुझ पर जान छिड़कने वाला, मेरा हर हमदम, मेरा हमसाया बनकर चलने वाला सुमित तो कहीं खो गया है। मेरा भी सब कुछ खो गया है। तुम्हारी व्यस्तता ने मेरा समय ही चुरा लिया। मुझे क्या पता तुम्हारी व्यस्तता रंगरलियां मनाने में रही। मैं अपने दुख व तकलीफ किससे कहूँ? मैं तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार की खातिर तुम्हारे साथ जी रही थी। तुम मेरा अभिमान थे, तुमने मेरे उस अभिमान को ही मिटा दिया। अपने साथ साथ तुमने मुझे भी ख़त्म कर दिया। मैंने अपनी पसंद की शादी की, इसलिए अपनी समस्या व तकलीफ़ किसी से बांट भी नहीं सकती। सुमित कमरे में बैठा हुआ सुहानी की एक एक बात सुन रहा था, जो उसके कानों में गर्म शीशे की तरह पिघल रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, सच ही तो कह रही है। सच में मैंने उसके साथ गलत ही तो किया है। तभी उसका पुरुषत्व पुनः जाग उठा। अरे पुरुष तो यह कहते ही हैं, पुरुषों के लिए सब जायज़ है। घर में रहना, बच्चों को पालना, घर चलाना तो औरतों का काम है। नहीं नहीं, वह भला ऐसा कैसे कर सकती है? रोते हुए, तुमने मेरे प्यार का बहुत अच्छा सिला दिया। घर की परेशानियों से तुम्हें क्या मतलब? बच्चों के साथ क्या हुआ? तुम्हें अपनी अय्याशी के आगे किसी से कोई भी वास्ता नहीं। कमरे से बाहर आकर चीखते हुए, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जो तुम्हें वहाँ आना पड़ गया? ऐसा कौन सा कहर ढा गया था तुमसे? थोड़ा सा भी सब्र नहीं हुआ? इन बातों को सुनकर सुहानी तिलमिला गई। वह तड़प उठी, क्या कर रहे हो? कौन सा पहाड़ टूटा था? तो सुनिए, पहाड़ ही टूटा है। आप जानते हैं, आपके बेटे आलोक का एक्सीडेंट हो गया था। घर में इतने पैसे नहीं थे कि उसका ऑपरेशन कराया जा सकता। बेटे आलोक के बारे में सुनकर वह घबरा गया। क्या हुआ आलोक को? तुम मुझे फ़ोन नहीं मिला सकती थी? मिलाया था, लेकिन आपका फ़ोन नहीं लगा, इसलिए मुझे वहाँ आना पड़ा। और अच्छा ही हुआ जो मैं समय पर वहाँ पहुँच गई और तुम्हारी सच्चाई को जान गई। आलोक का एक्सीडेंट सुनकर सुमित हड़बड़ा गया। सुहानी को ही दोष देता हुआ, सब तुम्हारी लापरवाही से ही हुआ है, कहते हुए सुहानी को ही कोसने लगा। तैस में आकर सुहानी को ही घर से निकाल जाने का आदेश देते हुए, मैं तुम्हें अब और सहन नहीं कर सकता हूँ। तुमने मेरी ज़िंदगी नरक कर दी। तुम जा सकती हो यहाँ से। तुम्हें मुझसे और मेरे बच्चों से कोई मतलब नहीं। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा हॉस्पिटल में है। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म। तुम मेरे और मेरे बच्चों की ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ, हम भी सुकून की ज़िंदगी जी सकें। यह कहते हुए उसने सुहानी का हाथ पकड़कर घर से बाहर धक्का देकर निकाल दिया। सुहानी रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सुमित पर उसका कोई असर नहीं हुआ। शायद वह अपने किए हुए कुकर्मों के उजागर होने की वजह से इतना आहत था कि सुहानी कुछ कहती या करती, उससे पहले ही उसने मुझे बेइज्जत कर घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं भी कहती किसी से तो क्या कहती? उसकी बेहयाई या बेशर्मी की कहानी, या फिर अपने दुख और दर्द की जुबानी। मैं तो निशब्द थी, निशब्द ही रह गई। सब कुछ लुटा कर अपने घर से बेघर होकर जब मैं हॉस्पिटल पहुंची, तो वहां भी सुमित के गार्ड ने अंदर जाकर बेटे से मिलने से मना कर दिया। कोई रास्ता न देखकर पापा मुझे अपने साथ घर ले आए। उसके बाद मैं कुछ सोचती या कह पाती, उससे पहले ही मुझे तलाक का नोटिस आ गया। तभी कंडक्टर ने कहा, मैडम आपको कहाँ जाना है? अब बस इसके आगे नहीं जाएगी। मैंने चौंक कर आंखें खोली। बस स्टॉप पर खड़ी थी मेरी सुहानी, यही है थी। मैं बस से उतरकर अपने घर की तरफ चल दी। घर का लॉक खोलकर अंदर घुसते ही एसी खोलकर सोफे पर बैठ गई। मुझे लगा प्यास से गला सूख रहा है। फ्रिज से बोतल निकालकर पानी पिया और वहीं सोफे पर लेट
लेटकर आराम करने लगी। आज का वाकया सब कुछ चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूम रहा था। तलाक का नोटिस पाकर मैं तो अंदर से टूट गई। कई बार मैंने सुमित और बच्चों से मिलने की कोशिश की, लेकिन सुमित ने मिलने से मना कर दिया। उसके बाद ना उसने बच्चों से मुझे मिलने दिया और ना खुद मिला। मैं बच्चों के बिना तड़पती रही, घुटती हुई अंदर ही अंदर इतना टूट गई। सब कुछ गवा देने के बाद एक दिन भावावेश में आकर माँ की रखी हुई ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली। कुछ समय के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मैं बेहोश हो गई। माँ ने जब मुझे बेहोशी की हालत में देखा, तुरंत पापा और भाई मुझे अस्पताल लेकर गए। वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चला, दवाइयाँ देकर ठीक किया गया। तभी माँ पापा को पता चला कि मैंने आवश्यकता से अधिक स्लीपिंग पिल्स खाई थी। उसी वजह से मेरा यह हाल हुआ था। ठीक होकर घर आने पर मुझे पापा ने प्यार से समझाया, बेटा कुछ खो देने से ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती है। ज़िंदगी तो संघर्षों का नाम है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं तो जीवन कैसा? बेटा जो होना था वह हो गया, लेकिन जीवन में संघर्ष करने से मत घबराओ। परिस्थितियों का मुकाबला डटकर करो। तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें ही गलत साबित किया जाता। तुम खुद को सही साबित करो, जिंदगी जियो और खुद को सही साबित करो। अब यही तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए। पापा की बात मुझे समझ में आ गई। उनके शब्दों ने मुझ पर जादुई असर किया। मैंने भी अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना है। बस मैंने उसी दिन से स्वयं को खड़ा होने और हिम्मत जुटाना शुरू कर दिया। मेरे प्रयासों से एक कॉलेज में मुझे लेक्चरर की नौकरी मिल गई। वहाँ काम करने लगी। मायके में मेरे रहने से किसी को असुविधा ना हो, इसलिए मैंने स्वयं सेल्फ डिफेंस होने के लिए एक किराए का घर लिया। वहीं अपनी गृहस्थी जमा ली। सर्विस के साथ कोर्ट कचहरी भी करती रही। बच्चे सुमित से छिपकर कभी कभी मुझसे मिल लेते थे। मेरे ना होने से बच्चे दिन भर घर में अकेले रहने की वजह से स्वयं को यतीम महसूस करने लगे थे। वहाँ बच्चों की उस घर में ढंग से परवरिश नहीं हो पा रही थी। मैंने अपने बच्चों को वापस लेने के लिए सुमित पर मुकदमा कर दिया। मेरे ना होने से घर बिखर सा गया। सुमित को भी खूब खुली छूट मिल गई। अब जो काम वो बाहर करता था वह कभी कभी घर में भी करने लगा। रोज दावतें पार्टियां होने लगीं। बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया। अब बच्चे माँ से तो दूर थे, पिता से भी दूर हो गए। माता पिता दोनों के प्यार से मरहूम हो गए। रोज पार्टियां और दावतों में पैसा खर्च होने लगा। कमाई पर ध्यान नहीं गया। सुमित का सारा पैसा धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। एक दिन वह आया जब उसके पास सारी प्रॉपर्टी सब कुछ खत्म हो गया। जो अगर कुछ बचा था तो वह जो सुहानी के नाम ही अचल संपत्ति थी। अब सुमित की निगाह मेरी संपत्ति पर थी। चाहिए कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसका सामना सुमित से हुआ था। आज सुमित कुछ कमज़ोर व थोड़ा शांत लग रहा था। तमाम बहस दलीलों और गवाहों के बाद जज ने फैसला सुनाया। एक प्लॉट और आलोक अपने पापा के साथ रहेगा। माही और शेष 2 प्लॉट सुहानी के पास रहेंगे। बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए प्लाट के कागज माता पिता को सौंप दिए गए। इसके बावजूद जब बच्चों का मन हो तो वह अपनी माँ या पिता से मिल सकते हैं। उनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं रहेगा। कोर्ट के इस फैसले से मैं तो संतुष्ट थी, लेकिन सुमित का पता नहीं। इन सब के बाद एक कसक, एक टीस रह गई अधूरी चाह, सुमित से तलाक का अंतहीन केस जो मैं उसे देना नहीं चाहती। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।